गुड मॉर्निंग। ये फ्रिक्शन में क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है जो सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और देखो, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, उससे तुम्हारा कोई उतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारा फायदा तब होगा जब तुम क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करोगे। तो जब तक तुमने क्वेश्चन को खुद से नहीं सॉल्व किया है, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, क्यों करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग का सेकंड पार्ट है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन आप याद रखिए, जितना क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे वो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो सिर्फ एक हेल्प है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। ये सूरज की रोशनी सीधा मेरे पे गिर रही है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हाउ लार्ज मस्ट बी कैपिटल एफ। ये जो एफ है ना, यहाँ पर जो 700 ग्राम वाले ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है, कैपिटल एफ। हाउ लार्ज मस्ट बी कैपिटल एफ in the figure to give 700 gram block and acceleration of 30 centimeter per second square। अच्छा, ये जो 700 ग्राम का ब्लॉक है, इस 700 ग्राम के ब्लॉक पर मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 700 ग्राम वाला जो ब्लॉक है, इसको मूव करने देना है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द सरफेसेस इज 0.15। और जितने भी सरफेसेस है, मतलब यहाँ पर एक सरफेस है और यहाँ पर एक सरफेस है, सब जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना यूज करना है अपने को, 0.5 बोला गया है। और हाउ लार्ज, मतलब ये एफ का वैल्यू कितना मैक्सिमम हो सकता है। हाउ लार्ज मस्ट बी एफ बी इन द फिगर टू गिव 700 ग्राम ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। स्क्रीन पॉज करो और थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना पड़ेगा। देखो, आई होप तुमने कुछ सोचा होगा, नहीं सोचा है तो देखो ध्यान से। हम चाहते हैं कि ये जो 700 ग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, ये आगे मूव करे। अब 700 ग्राम ब्लॉक और इस 200 ग्राम ब्लॉक को हमने क्या किया है, थ्रेड से हमने कनेक्ट करके रखा है। तो अगर ये 700 ग्राम वाला ब्लॉक आगे चलेगा 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो ये जो 200 ग्राम वाला ब्लॉक है, इसको 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे जाना चाहिए ना। बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने दोनों ब्लॉक्स को, फ्रिक्शन रहे ना रहे कुछ भी रहे, हमने दोनों ब्लॉक्स को क्या किया है, दोनों ब्लॉक्स को हमने कनेक्ट करके रखा है धागे से। अब जब आप ब्लॉक को धागे से कनेक्ट करके रखते हो, तो अगर धागे का एक एंड कुछ एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, जो तो धागे का जो दूसरा एंड होगा वो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पीछे जाना चाहिए। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो यहाँ पर टेंशन टी होगा, यहाँ पर टेंशन टी होगा, यहाँ पर टेंशन टी एंड यहाँ पर टेंशन टी। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, 200 ग्राम वाले ब्लॉक के बारे में अगर बात करें, फॉर 200 ग्राम ब्लॉक, 200 ग्राम ब्लॉक। अब अगर 200 ग्राम ब्लॉक के बारे में बात करेगा, तो ब्लॉक को बना देते हैं। क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे 200 ग्राम वाले ब्लॉक पर, वो देखो। सबसे पहले इसका वेट लगेगा। अगर 200 ग्राम का है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 200 ग्राम, या इसको हम 0.2 kg भी बोल सकते हैं। 0.2 kg इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 न्यूटन का अपने को इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। बात समझ में? यहाँ पर n स्टैंड्स फॉर न्यूटन है, ये न्यूटन है। और अगर ये 2 न्यूटन का इसका वेट नीचे है, देखो यहाँ और यहाँ पर कांटेक्ट है, कांटेक्ट के कारण एक नॉर्मल फोर्स भी ऊपर आ जाएगा, कैपिटल एल से मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आगे के साइड में एक फोर्स लग रहा था, टेंशन। अब स्टार्टिंग में आप ये मान लो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो उसको, वो जो ब्लॉक था वो किधर मूव करता। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, ये टेंशन आगे जाने की कोशिश करेगा। अब अगर ये टेंशन आगे जाने की कोशिश करेगा, अगर ये टेंशन ब्लॉक को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस साइड पर आना चाहिए। क्या, एफ लगा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होने वाला है, क्योंकि स्लाइडिंग हो रहा है। अगर 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 700 ग्राम वाला ब्लॉक आगे चल रहा है, तो ये भी तो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पीछे चल रहा है। तो ये 30 से इधर, ये 30 से इधर,
ये 30 से इधर, ये 30 से इधर, तो स्लिपिंग हो रहा है ना। अगर स्लिपिंग हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लेंगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे। अब सिंस म्यू का वैल्यू 0.5 का है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का वैल्यू हम लिख देंगे 0.15 टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अब अगर आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे ना, तो नॉर्मल जो है वो 2 kg मतलब 2 न्यूटन के इक्वल है, पहला इक्वेशन y के लॉन्ग से जब मैंने सिंप्लीफाई किया तब। और अगर मैं x के डायरेक्शन में सिंप्लीफाई करूं तो टेंशन चाहता था कि 2 kg का ब्लॉक पीछे जाए। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कितना है 0.15 इंटू नॉर्मल का वैल्यू 2 है, इतना फ्रिक्शन जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर भी ये 200 ग्राम का जो ब्लॉक है, 200 ग्राम को पहले तो केजी में कन्वर्ट किया। ये 200 ग्राम का ब्लॉक 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जाना चाहता है। 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे ना, तो 30 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, मतलब इतने एक्सेलरेशन से जो 200 ग्राम वाला ब्लॉक है वो लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहता है। अब इसको सॉल्व करके आप टेंशन निकाल सकते हो, देखो कैसे आ जाएगा। टी माइनस 0.5 इंटू 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा ना। 0.15 इंटू 2 करोगे तो ये 0.3 हो गया, इक्वल्स टू, अच्छा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ऐसे जीरो कैंसिल कर दो, 2 इंटू 0.3 0.6 होता, 0.6 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, लिखा जा सकता है ऐसे। तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 0.3 प्लस 0.06, तो टेंशन का वैल्यू कितना आ जा रहा है 0.36। एकदम ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहले, अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैंने बस इतना निकाल दिया कि धागा जो है, धागे में टेंशन कितना है। अब धागे में टेंशन आप तभी सही से फाइंड आउट कर पाओगे जब आप सही से फ्रिक्शन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करोगे। अब मैंने 200 ग्राम वाले ब्लॉक को पहले इसलिए सॉल्व करना स्टार्ट किया क्योंकि 200 ग्राम वाला ब्लॉक सॉल्व करना ज्यादा आसान था। अब 700 ग्राम वाले ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं 700 ग्राम वाला जो ब्लॉक है उसका एफवीडी बनाऊं, एकदम ध्यान से देखना, और जब तक फ्री बॉडी डायग्राम तुम खुद से नहीं बना पाओगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। सबसे ज्यादा जरूरी है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर अगर ये 700 ग्राम का ब्लॉक है तो क्या क्या फोर्स है, तो सबसे पहले इसका वेट, 7 का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा देगा, 0.7 इंटू 10 करोगे तो 7 का वेट इसमें हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, देखो अगर ये जो 7 ये 200 ग्राम वाले ब्लॉक को एक नॉर्मल ऐसे ऊपर मिला था ना, 200 ग्राम वाले ब्लॉक को नॉर्मल ऐसे ऊपर मिला था, तो जितना नॉर्मल इसको ऊपर मिला था, ये जो 200 ग्राम वाला ब्लॉक है वो उतना ही नॉर्मल इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो वो कितना नॉर्मल हो जाएगा, वो जो नॉर्मल है वो 2 के बराबर हो जाएगा। क्या ये नॉर्मल इसके खुद के वेट के कारण आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये खुद का वेट है, और ये जो मेरे पास 200 ग्राम के कारण जो नॉर्मल आया वो ये 2 है, इन दोनों के बराबर नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड होगा ना। यहां से यहां पर देखोगे तो यहां पर ग्राउंड से नॉर्मल आने वाला है, ये आया ग्राउंड से नॉर्मल एनजी, और क्या क्या है, इसका वेट, खुद का वेट 7 का है, और ये जो 200 ग्राम का ब्लॉक था वो भी तो नॉर्मल लगाएगा। अगर 700 ग्राम वाले ब्लॉक ने 200 ग्राम वाले ब्लॉक पर 2 का नॉर्मल ऊपर लगाया था, तो ये जो 200 ग्राम वाला ब्लॉक है वो भी तो 700 ग्राम वाले ब्लॉक पर 2 न्यूटन का नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। बिल्कुल सर, सही समझ में आ रहा है। अच्छा ये जो F फोर्स है वो आगे लगा। अच्छा ये देखो, ये 200 ग्राम वाले ब्लॉक पर अगर यहाँ पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, तो जितना फ्रिक्शन 700 ग्राम वाला ब्लॉक इसको आगे के डायरेक्शन में अप्लाई किया था, उतना ही फ्रिक्शन 200 ग्राम वाला ब्लॉक इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। क्या, तो ये फ्रिक्शन आया, ये फ्रिक्शन कहां से आ रहा है, ये फ्रिक्शन आ रहा है ऊपर वाले ब्लॉक से, ये F जो मैंने लिखा है वो ऊपर वाले ब्लॉक से फ्रिक्शन आ रहा है। अच्छा अब ये जो F था वो चाहता था कि ये आगे चले, अगर ये आगे चलना चाहेगा तो यहां पर भी तो फ्रिक्शन है, अब ग्राउंड भी तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो अगर ये आगे चलना स्टार्ट करेगा तो ग्राउंड जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्या, ये फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड आ गया Fg। फिर से देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीखना कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना रहे हैं। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो हमने एकदम ध्यान से देखा, देखो जनरली एक्शन रिएक्शन पेयर आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये 700, देखो 700 ग्राम वाला जो ब्लॉक था ना, इस 200 ग्राम वाले ब्लॉक पर दो फोर्सेस लगा रहा था, एक तो नॉर्मल ऐसे ऊपर लगा रहा था,
और 700 ग्राम वाले ब्लॉक के कारण ही फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आया था। तो फ्रिक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में है 200 ग्राम वाले ब्लॉक पर, तो उतना ही फ्रिक्शन तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ना 700 ग्राम वाले ब्लॉक पर, और जितना नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में था उतना नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा देंगे। तो ये 2 न्यूटन का नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200 ग्राम वाले ब्लॉक से, और ये जो फ्रिक्शन है वो भी इस साइड में आ गया। अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो y के डायरेक्शन में कोई मोशन तो हो नहीं रहा। अगर y के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा तो नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड जो होगा उसका वैल्यू जो है वो 9 न्यूटन की इक्वल आ गया क्या? बिल्कुल सर, ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो इसके बाद ना सर इक्वेट करना होता है, न्यूटन सेकंड लॉ लिखना होता है, वो बहुत ही आसान काम है। सारा का सारा खेल फ्री बॉडी डायग्राम का है। फ्री बॉडी डायग्राम जो सही से बनाना सीख गया है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, जो नहीं सीख पाया उसको प्रॉब्लम होगा। अच्छा, मैं चाहता था कि बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे चलना स्टार्ट करे। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं 700 ग्राम वाले ब्लॉक के लिए, F ये जो अप्लाइड फोर्स है वो उसको आगे लेके जाना चाहता है, रोक कौन रहा है? तो ये जो फ्रिक्शन है जो ब्लॉक से आ रहा था वो रोक रहा है, और ये जो फ्रिक्शन जो ग्राउंड से आ रहा है वो भी तो रोक रहा है। फिर भी ये 700 ग्राम का जो ब्लॉक है, 700 ग्राम का जो ब्लॉक है वो क्या चाहता है? वो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना चाहता है। फिर भी ये जो ब्लॉक है वो चाहता है कि हम 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़े। बिल्कुल सर, सही समझ में आ रहा है। 0 0 0 0 कैंसिल। 7 into 3 अगर करोगे तो 7 into 3 कितना हो गया? 7.3 कितना हो जाएगा? 7 into 3 21 हुआ। तो सॉरी 7 into 3 21 हुआ। तो ये जब सॉल्व करोगे ना तो देखो ऐसा आ रहा है। F अप्लाइड अपने को कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना मिला था अपने को? फ्रिक्शन का वैल्यू कितना मिला था? फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड किया था ना, 200 ग्राम इंटू 0.3 का आया था शायद, पीछे जाके देख लेते हैं यार, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 0.3 का ही आया था। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया था? 0.3 का कितना था? 200 नहीं, फ्रिक्शन का वैल्यू आया था नॉर्मल इसमें कितना है? 0.2 पॉइंट नहीं, नॉर्मल का वैल्यू 2 था ना, तो 2 इंटू, हाँ 0.3 था, बिल्कुल सही है। 0.3 हो गया। ग्राउंड से जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना हो जाएगा? 0.15 इंटू 9। देखो 0.15 फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड, यहाँ पर स्लिपिंग हो रहा है तो अपन क्या करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे। अब सिंस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन एक दिया हुआ है, तो 9 इंटू 0.15 जब करोगे तो 15 इंटू 9 कितना होता है? 15 इंटू 9 135 है। तो 15 इंटू 9 अगर 135 है तो ये 1.35 हो गया, इक्वल्स टू 7 इंटू 3 21, 2.1 0.21 ये हो गया 0.21। तो जो f का वैल्यू है, f का वैल्यू कितना आ रहा है? f का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.21 प्लस 1.35 प्लस 0.3। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर देते भाई साहब। देखो कैलकुलेशन सिखाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है ये कंसेप्ट सिखाना। अगर कंसेप्ट आ गया तो फिर मेरा काम खत्म। 0.21 था, फिर 1.35 था और 0.3 है। ये 5 इधर रख दो, ठीक है। 3 6 सॉरी इधर 6 आएगा, इधर 6 आएगा। 3 3 6 6 2 8, इधर 8 आ गया। 1.86 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या मिस्टेक हुआ? अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? ये जो 700 ग्राम वाले ब्लॉक का जब मैंने एफबीडी बनाया ना, तो ये टेंशन भी पीछे लग रहा है। ये टेंशन फोर्स जो है ना वो भी अपने को दिखाना पड़ेगा। तो अगर टेंशन फोर्स भी पीछे लग रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फ्रॉम ब्लॉक माइनस फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड माइनस टेंशन लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो टेंशन का वैल्यू है ना वो भी इधर जाके जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक माइनस का टर्म, टेंशन का वैल्यू 0.36 आया था शायद, तो ये -36 में जब मैं यहाँ पे भेजूंगा तो ये 0.36 का टर्म और जुड़ जाएगा। तो 0.36 अगर मैं और ऐड कर दूं, 6 और 6 12 और 1 8 3 4 सॉरी 8 3 12 12 और 1 क्या कर रहे हैं 1 2.22। ये इस तरह का हमारे पास आंसर दे रखा है। ये हमारा आंसर, बात समझ में आया ना? देखो एक फोर्स अगर मैं गायब करूंगा तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा मिस्टेक और क्वेश्चन गलत। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा था? मैंने बाकी सारे फोर्सेस दिखा दिए थे, मैंने ये फोर्सेस मैंने दिखाया था,
यहाँ से जो फ्रिक्शन आ रहा है वो दिखाया, ग्राउंड से जो फ्रिक्शन आ रहा है वो दिखाया, लेकिन अपने को टेंशन भी तो दिखाना पड़ेगा ना, टेंशन भी तो अपोज कर रहा है। तो टेंशन जब दिखाएंगे तो इस तरह से हमारे पास डायग्राम होगा। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स आगे लेके जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, ग्राउंड का फ्रिक्शन रोक रहा है, टेंशन भी रोक रहा था। जब सबको ऐड कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, तो गेट द आंसर एज 2.22। बुक में 2.18 लिखा है, तो उन्होंने स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 लिया होगा, इसलिए 2.18 का उनका आंसर है। तो ये हमारा करेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख के डरावना लगेगा। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं ना, सब कुछ मिलाना स्टार्ट कर देंगे, फ्रिक्शन भी मिला देंगे, सूडो फोर्स भी मिला देंगे, एनएलएम भी मिला देंगे, सब कुछ मिला देंगे और तुमको डराएंगे बस। लेकिन अगर तुमको ये सारी बातें पुरानी वाली बहुत अच्छे से समझ में अगर आती है तो तुमको डर नहीं लगेगा, और अगर तुमको नहीं आती है तो तुम डरोगे, डर के कांपना स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है कुछ और भी निकल जाए तुम्हारा, लेकिन डिपेंड करता है तुम पे। क्वेश्चन देखो कैसा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू। ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू का है, ठीक है। बट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द प्लेटफॉर्म। यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल सही है। The whole arrangement is placed inside an elevator which is coming down with an acceleration f, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेटर है वो नीचे गिर रहा है, और ये नीचे गिर रहा है कितने एक्सेलरेशन से, स्मॉल f के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, और स्मॉल f का वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम, मतलब ये फ्री फॉल में नहीं है, ये कोई एक्सेलरेशन f से नीचे गिर रहा है जिसमें स्मॉल f का वैल्यू जो है लेस देन g। What maximum force capital F, what maximum force capital F can be applied to A without disturbing the equilibrium of the system। अब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं ना कि आप जो अप्लाइड फोर्स है ब्लॉक ए पर, जो हमने फोर्स अप्लाई किया कैपिटल F, उसका क्या मैक्सिमम वैल्यू रखोगे जिससे सिस्टम के इक्विलिब्रियम को कोई फर्क ना पड़े, मतलब सिस्टम के इक्विलिब्रियम को कोई फर्क ना पड़े, मतलब कोई भी ब्लॉक्स अपने प्लेस से स्लाइड ना हो। आप कितना मैक्सिमम फोर्स F अप्लाई कर सकते हो जिससे ए और बी अभी भी क्या रहे, स्टेशनरी रहे। बिल्कुल सही सर, बात समझ में आ रहा है, देखते हैं अभी। अब मान लो ये जो ए ब्लॉक है, इस ए ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप इस ए ब्लॉक पर फोर्स इधर अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, धागे में टेंशन आ जाएगा टी, धागे में टेंशन आ जाएगा टी, और यहां पर आ जाएगा फ्रिक्शन F। आ जाएगा क्या, फ्रिक्शन F नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं इस बार, फ्रिक्शन। अरे यार ये कचरा है, ऐसे ऐसे वैल्यू देते हैं ना ये लोग। फ्रिक्शन को मान लेते हैं क्या लिख ले भाई साहब, एफ डैश लिख लेते हैं, एफ डैश, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए, अच्छा अब क्वेश्चन जो है हम किसके फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड दिख रहा है, कभी भी अगर मेरे को दिख रहा है कि जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड है, मतलब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम से सॉल्व करेंगे। और अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब अपने को सूडो फोर्स के कंसेप्ट को क्या करना है, यूज करना है। तो फॉर ब्लॉक ए क्वेश्चन को कहां से सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो ये लिख लो किस फ्रेम से सॉल्व करें, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। लिफ्ट कैसा फ्रेम है, तो लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब जब भी क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करना होगा, जब भी क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करना होगा तो सूडो फोर्स लगाना होगा। फिर से कब कहा कैसे वाली बातें यूज करेंगे, कब, जब फ्रेम एक्सेलरेटेड है, मिल रहा है कहां, तो जिस भी ब्लॉक को एनालाइज करेंगे वहां पर लगाएंगे, कैसे, तो एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रिवर्स्ड। अभी ध्यान से देखना, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं फॉर ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये मान लो ब्लॉक ए है, अच्छा इसका मास क्वेश्चन में m गिवन है, तो सबसे पहले तो इसका वेट दिखा दो भाई साहब, mg, सबसे पहला फोर्स हमने दिखा दिया mg। कैपिटल F का अप्लाइड फोर्स है इस डायरेक्शन में, कैपिटल F का अप्लाइड फोर्स है, इस डायरेक्शन में है टेंशन T, ठीक है। और अगर A और B के बीच में कांटेक्ट है तो ब्लॉक B इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स है जो ब्लॉक B से आया है, वो लिख देते हैं नॉर्मल ऑन ब्लॉक B बिकॉज ऑफ A, या अभी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ N लिख देते हैं, यहाँ पे भी N यूज कर लेंगे। मैं किसका FBD बना रहा हूँ, ब्लॉक A का। अप्लाइड फोर्स F, क्योंकि एक F फोर्स अप्लाइड करना है, टेंशन T, धागे का टेंशन T लगेगा, mg फोर्स
और इतना। अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन को लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व करूंगा तो लिफ्ट एक ऐसा फ्रेम था जो नीचे भाग रहा था, तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स कैसे लगाएंगे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रिवर्स्ड। फ्रेम का एक्सेलरेशन रिवर्स करोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो m इंटू एफ का एक सूडो ऊपर चला जाएगा क्या? बिल्कुल सर, समझ में आया। अच्छा, अब अगर तुम जो ब्लॉक एफ है, अगर तुम ब्लॉक एफ को इधर खींच रहे हो इस डायरेक्शन में, तो अगर ब्लॉक एफ इधर आ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में क्या चाहेगा? बी के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर बी के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, अब यहाँ पर क्या है? जस्ट स्लाइड। हमने क्या बोला कि एफ का वैल्यू अपने को क्या नहीं, इसका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहे ना। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि इससे ज्यादा मैं अगर फोर्स लगा दूंगा तो वो चलना स्टार्ट कर देगा क्या? अब इससे ज्यादा अगर फोर्स लगा दूंगा चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये एफ एस मैक्स के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ या ना? फिर से पूरा का पूरा खेल एफबीडी का है। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम ही समझने में जो भी मुश्किल होगा वो होगा, बाकी कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं होने वाला। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई डायरेक्शन में क्या है? इक्विलिब्रियम है। अलोंग वाई डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो वाई डायरेक्शन में क्या है? नॉर्मल फोर्स ऊपर है, m इंटू एफ का सूडो फोर्स ऊपर है, ये दोनों मिलके mg को बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब नॉर्मल को हम क्या लिख सकते हैं? m g माइनस एफ। ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू लिख सकते हैं। बिल्कुल सही सर, नॉर्मल का वैल्यू लिख दिया आपने। अच्छा भाई साहब, एक बार नॉर्मल का वैल्यू मिल गया तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई मोशन हो रहा है क्या? नहीं, इस बार कोई मोशन नहीं हो रहा। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन था इसलिए एफ का वैल्यू ज्यादा था। अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं बात करूं तो जो अप्लाइड फोर्स एफ है वो टेंशन प्लस एफ एस मैक्स से बैलेंस होना चाहिए क्या? टेंशन का वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, टेंशन भी नहीं पता। एफ एस मैक्स, हाँ एफ एस मैक्स पता है सर जी। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है अप्लाइड फोर्स एफ का वैल्यू निकालना है ना, उसको लिख देंगे टेंशन प्लस, अब देखो एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल लिखेंगे ना, तो म्यू टाइम्स ऑफ एम जी प्लस एफ। ये मैंने एक इक्वेशन बनाया है, इसको मैं लिख रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको भी यूज करूंगा। ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर में मेरे को टी नहीं चाहिए, टी अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि टी भी वेरिएबल है। बिल्कुल सही सर। ये कहानी थी ब्लॉक ए की। आओ बच्चों, अब तुम्हें सिखाते हैं कहानी ब्लॉक बी की। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं ब्लॉक बी की कहानी। फॉर ब्लॉक बी को मैंने बनाया, कैपिटल एम मास का है ब्लॉक बी। सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे उसका खुद का वेट mg, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ए वाले ब्लॉक को नॉर्मल मिला था ना ऐसे ऊपर डायरेक्शन में, अगर ए वाले ब्लॉक को नॉर्मल ऐसे ऊपर डायरेक्शन में मिला था तो बी वाले ब्लॉक को वही नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा क्या? और ये जो नॉर्मल था ना, नॉर्मल का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था एम जी माइनस एफ का आया था, ये नॉर्मल का वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या, एक तो इसका वेट दिखाया mg, इसका खुद का वेट mg दिखाया, फिर इसको मिला यहां से मिला एक नॉर्मल, यहां से एक नॉर्मल मिला, वो नॉर्मल कितना है? mg माइनस एफ के इक्वल है। अच्छा, फिर ये जो ग्राउंड है जहां पर ये लोग रखे गए हैं वहां से भी एक नॉर्मल आएगा ना, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड आया। बिल्कुल सही है सर। इसको अगर एफ डैश का फ्रिक्शन आगे मिला था, ब्लॉक ए को, तो ब्लॉक बी को एफ डैश का फ्रिक्शन पीछे मिलना चाहिए, एक्शन रिएक्शन टाइप, तो एफ डैश का फ्रिक्शन दिखा दिया पीछे। ठीक है सर जी, बिल्कुल सर, सही समझ में आ रहा है। और क्या है, इस डायरेक्शन में टेंशन आ रहा होगा क्या? यहाँ पर देखो ये टेंशन है, धागे से कनेक्टेड है, टेंशन आ रहा होगा। इसके अलावा और कोई, यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन था नहीं ना, ये तो फ्रिक्शन लेस था हमारे पास। अब ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब अगर इसके इक्विलिब्रियम के बारे में लिखे अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं लिखूं तो टेंशन का वैल्यू एफ डैश की इक्वल है क्या? और एफ डैश जो है, हमने एफ डैश कैलकुलेट करके रखा है कहीं पर, हमने एफ डैश का वैल्यू कैलकुलेट करके रखा था म्यू एम जी प्लस एफ। ये हमारे पास क्या था? एफ डैश का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। एफ डैश का वैल्यू टी इक्वल्स टू म्यू एम जी प्लस एफ। अच्छा, अब इसके वर्टिकल डायरेक्शन में ना जो इक्वेशन होगा इस अलोंग वाई एक्सिस में कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एनजी का वैल्यू का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं, तो ये जो सरफेस से नॉर्मल है उसकी जरूरत भी नहीं है।
अपने को तो f कैलकुलेट करना था जिसमें अननोन वैल्यू क्या है, अननोन वैल्यू सिर्फ ये t है, तो अननोन वैल्यू t का वैल्यू रख दो। तो जब t का वैल्यू रखोगे तो म्यू m g प्लस f, ये भी टेंशन का भी वैल्यू इतना ही है, और जो फ्रिक्शन का वैल्यू जो आ चुका था पहले ये भी इतना ही। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू m g प्लस f आ जाएगा क्या, मतलब जो अपना रिक्वायर्ड आंसर है f रिक्वायर्ड जो अपना आंसर है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू m g प्लस f। ये आंसर है जो हम फाइंड करना चाहते थे। हवा उड़ जाएगा भाई, हवा निकल जाएगा अच्छे अच्छे पर। क्या चल रहा है सर, ये इतना आसान लग रहा था फिजिक्स आज से पहले तक, पता ही नहीं था क्या क्या आना बाकी अभी दुनिया में बहुत चीज देखने बाकी है भाई साहब अभी। ये तो आसान क्वेश्चन था फिर भी, ठीक है। ये सब मैंने तुम्हारे, मैं कहीं अलग से नहीं करा रहा, ऐसा नहीं बोला कि सर ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, इतने टफ क्वेश्चन थोड़ी आते, इतने क्वेश्चन टफ क्वेश्चन तो जेई वाले बच्चों को आएंगे। किसने बोल दिया, तुम्हारे पैकेज का क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। पैकेज का मैंने तुम्हें मेंशन भी किया था, 243 पेज नंबर है, 243 पेज नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक ये क्वेश्चन में आपको एग्जाम्स में ग्राफ का क्वेश्चन है तो ऑप्शंस गिवन होते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि शायद ये समझ जाओ, नहीं भी समझोगे तो ग्राफ देख के तो एनालाइज कर ही लोगे। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन है देखिए भाई साहब। आइए भाई साहब देखते हैं। ब्लॉक ए is placed on block B, block A is placed on block B, ये डायग्राम मैंने खुद से बनाया है, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं गिवन था। block A is placed on block B whose mass is greater than that of A। अच्छा, ब्लॉक B का जो मास है वो A के मास से ज्यादा है, मतलब क्वेश्चन में ये गिवन है कि M2 is greater than M1, बिल्कुल सही। there is friction between blocks while the ground is smooth, दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है लेकिन ग्राउंड कैसा है, स्मूथ है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। A horizontal force P increasing linearly with time begins to act on A। क्या करने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने वाले हैं P, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने वाले हैं P जो लीनियरली इंक्रीज करेगा टाइम से, तो ऐसा मान लो सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ टी है। आसान रखने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, टी मान लेते हैं सीधा, कांस्टेंट 1 है ऐसा मान लिया। A horizontal force P increasing linearly with time, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने अप्लाई किया जो टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। Draw the graph of acceleration A1 and A2 with respect to time। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि A1 पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, A2 दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, दोनों ब्लॉक्स का अपने को क्या करना है, एक्सेलरेशंस का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एकदम ध्यान से देखना और कोशिश करना समझने की, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हम तो मेडिकल वाले हम तो याद करके बैठ जाएंगे, नहीं, समझने की कोशिश करना भाई साहब। अपने को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब इस तरह के क्वेश्चन, 2 ब्लॉक सिस्टम वाले क्वेश्चन जब मैंने आपको सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि आप जैसे जब मैं इसको 0 से स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 के बारे में अगर बात करें तो t इक्वल्स टू 0 पर जो अप्लाइड फोर्स है उसका वैल्यू कितना है, 0 है। अगर अप्लाइड फोर्स 0 है मतलब A1 एंड A2 दोनों का वैल्यू 0 होगा क्या, मतलब एक बात की तो श्योरिटी है सर कि जो ग्राफ है ना, जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं ना सर, ठीक है, वो जो ग्राफ है वो सर 0 से स्टार्ट करेगा दोनों ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर जब तुम ग्राफ जो फोर्स है, फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करोगे, तो फोर्स जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो पहले क्या होता है, कुछ टाइम के लिए कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए दोनों साथ साथ चलना स्टार्ट करेंगे ना। तुम खुद से लॉजिकली भी करके देख सकते हो। 2 ब्लॉक सिस्टम देखो, 2 ब्लॉक सिस्टम, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास, थोड़ा शेयरिंग बंद करते हैं, मान लो मेरे पास 2 ब्लॉक ऐसा है, एक ये और एक ये 4, ठीक है। तो जब फोर्स का वैल्यू कम होता है तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना। अब जब फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है तभी ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है। अभी मैं फोन के साथ नहीं खेल सकता भाई, महंगा फोन है, टूट जाएगा तो फिर आई हैव टू बियर दैट, तो मैं इसके फोन के साथ नहीं खेल सकता, सॉरी, ग्लास के साथ खेल सकता हूँ, इसके साथ टूट भी गया तो क्या हो गया, ग्लास ही तो है। अभी देखो आराम से लेके जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, झटके से ले जाऊं तो स्लिप करके पीछे आ जाता है क्या, देखो अगर झटके से ले जाऊंगा
तो स्लिप करके पीछे आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रिक्शन का वैल्यू या अप्लाइड फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो पहले कुछ टाइम के लिए क्या होगा, कुछ टाइम के लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, दोनों ब्लॉक जो होंगे वो अलग अलग एक्सेलरेशन सामने आ जाएंगे, और जैसे ही दोनों ब्लॉक में अलग अलग एक्सेलरेशन आ जाएगा वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन आ जाएगा उनका। तो समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं और ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो M2 वाला ब्लॉक है, ये जो M2 वाला ब्लॉक है इसको कौन चला रहा है भाई साहब? M2 वाले ब्लॉक को तो फ्रिक्शन चला रहा होगा सर। ये जो M2 वाला ब्लॉक है, M2 वाला ब्लॉक पे तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं था, तो अगर मैंने M1 वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया है तो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, जैसे ही तुम M1 वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करोगे इसमें एक फ्रिक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा और इसमें वो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये जो फ्रिक्शन है वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, M2 वाले ब्लॉक को अपने साथ लेके जाना स्टार्ट करेगा। तो एक वैल्यू आएगा, कब तक, जब तक फ्रिक्शन का वैल्यू, ठीक है, जब तक फ्रिक्शन का वैल्यू Fs max से कम है। Fs max मतलब यहाँ पर इसके इसमें Fs max कितना हो जाएगा, Fs max हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ m1g। ये m1 यहाँ पर है, m1g इसका वेट और ये नॉर्मल। तो जब तक फ्रिक्शन का वैल्यू, जो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसका वैल्यू लेस देन म्यू m1g। अब अगर फ्रिक्शन का वैल्यू लेस देन मैक्सिमम Fs max है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पर, स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पर हम तो ये बोलते हैं ना, स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पर हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है। मतलब जितना अप्लाइड फोर्स उसमें है उतना ही अप्लाइड फोर्स, या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो जितना एक्सेलरेशन M1 वाले ब्लॉक का होगा उतनी एक्सेलरेशन M2 वाले ब्लॉक का भी होगा। अच्छा, ये सब कब तक चलेगा, ये सब तब तक चलने वाला है जब तक A और B के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ है वो क्या है, Fs max से छोटा है। अगर दोनों के बीच का फ्रिक्शन Fs max से छोटा है इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब जो ग्राफ है ना वो कुछ टाइम तक तो ऐसे सीधा चलेगा भाई साहब, स्ट्रेट लाइन। A1 और A2 का दोनों का जो एक्सेलरेशन है, A1 और A2 दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब मान लो मैंने बोला कि ये जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक में स्लिपिंग होना स्टार्ट हो गया। अब स्लिपिंग होना जैसे ही स्टार्ट हो गया, मान लो ये स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा था F, ठीक है, यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है कैपिटल P जो है वो ग्रेटर देन अगर Fs max हो गया, जैसे ही अप्लाइड फोर्स का वैल्यू ग्रेटर देन Fs max हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स ही ना, हाँ, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू ग्रेटर देन Fs max हो जाएगा, उसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा क्या, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। अब अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो ये A वाले ब्लॉक और B वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। फॉर ब्लॉक A अगर बात किया जाए, फॉर ब्लॉक A अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा ब्लॉक A, इसमें P का फोर्स इधर लग रहा था और इसमें जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। ब्लॉक B के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक B में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो है फ्रिक्शन। अब अगर यहाँ पर काइनेटिक स्लिपिंग हो रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना A1 A2 को बढ़ता हुआ दिखाया था, क्यों बढ़ता हुआ दिखाया था, क्योंकि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा था यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है वो भी तो बढ़ रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ रहा था मतलब दोनों का एक्सेलरेशन का वैल्यू भी बढ़ रहा था, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब जैसे ही अप्लाइड फोर्स का वैल्यू Fs max से ज्यादा हो गया उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों स्लिप करना स्टार्ट करेंगे। स्लिप करना स्टार्ट करेंगे तो ब्लॉक बी पर जो फोर्स लग रहा है वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो है कांस्टेंट। अब अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है इसका मतलब जो सेकंड वाला ब्लॉक है, सेकंड वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, सेकंड वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा क्या कुछ समय के बाद, किस समय के बाद, वो टाइम के बाद जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जो है वो Fs max से ज्यादा हो गया। उसके बाद बी वाले ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लग रहा है सर, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो कांस्टेंट है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है मतलब ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसके बाद से A2 का एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब अगर मैं ब्लॉक ए के लिए अगर इक्वेशन लिखूं तो देखो P फोर्स आगे लग रहा है, F काइनेटिक इसको रोक रहा है, F काइनेटिक इसको रोक रहा है, फिर भी ये क्या कर रहा होगा, ये जो M1 इंटू ए
कुछ एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा होगा। अब यहां से अगर आप A1 देखोगे तो वो P माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन M1। अब देखो, अगर P का वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रहा होगा तो A1 का वैल्यू भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा होगा क्या? इसका मतलब अब क्या होगा, ग्राफ में A1 का जो वैल्यू है, पहले दोनों साथ साथ चल रहे थे, फिर A2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करेगा। अब ये जो A1 है ना, A1 क्या करेगा, A1 एक बढ़े हुए एक्सेलरेशन से, एक ऐसे एक्सेलरेशन से जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे मूव करना स्टार्ट करेगा, ऐसा कुछ। तो ये A1 का ग्राफ हो जाएगा। सर कुछ नहीं समझ में आया, वापस से सुन लो, एक बार वापस से सुन लो, शायद समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो याद रख लेना क्या है। अपन ने क्या बोला कि अपने को एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है फॉर टू ब्लॉक सिस्टम। फोर्स किस में अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ए वाले ब्लॉक पर। अच्छा, स्टार्टिंग में पी का वैल्यू क्या था, 0 था, अप्लाइड फोर्स 0, मतलब A1 A2 दोनों 0। फिर जैसे ही अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ, फ्रिक्शन डेवलप होना स्टार्ट होगा। फिर स्टार्टिंग में दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ए और बी दोनों जो ब्लॉक है वो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कुछ टाइम तक तो दोनों ब्लॉक एक साथ साथ चलेंगे जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा है। जैसे ही अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से ज्यादा हो गया तो दोनों ब्लॉक्स में स्लिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ब्लॉक में स्लिपिंग होना स्टार्ट हो गया तो जो ब्लॉक बी था उसमें तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था सर, उसके अलावा तो कोई फोर्स था नहीं। तो ब्लॉक बी में अब जो भी एक्सेलरेशन होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण है, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है कांस्टेंट। तो एक सर्टेन टाइम के बाद A2 वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन आप अगर ए वाले ब्लॉक के बारे में बात करोगे तो पी फोर्स इधर है, फ्रिक्शन इधर है, और पी का वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब एफ नेट का वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा होगा। अगर एफ नेट का वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। इस तरह से उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 243 का। आई होप ये ग्राफ समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो नोट डाउन करके रख लेंगे, ठीक है।
अरे यार मेरे को पॉज करना चाहिए था, कोई नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या है, अ बॉडी ऑफ मास, ये तुम फॉरवर्ड कर लेना थोड़ा जब मैंने क्वेश्चन लिखा है। अ बॉडी ऑफ मास m1 is placed on a horizontal plank of mass m2, ठीक है। a body of mass m1 is placed on a horizontal plank of mass m2, तो क्या करते हैं, एक प्लैंक बना लेते हैं पहले। तो इस तरह का एक प्लैंक है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल प्लैंक है। ये क्या हो रहा है यार, इसको हट। हाँ, ये क्या आ गया, A body of mass m1 is placed on a horizontal plank of mass m2। प्लैंक का मास इन्होंने बोला कि प्लैंक का मास कितना है, m2 है, और इसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है ऑफ मास m1। ऐसा m1 मास का एक बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक ऑफ मास m2 which rest on a smooth horizontal table। और ये सब ना, ये सब क्या है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है। ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये एक ऐसे टेबल पे रखा हुआ है जो क्या है, स्मूथ है। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो है 0। बिल्कुल सही है सर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड द प्लैंक इज म्यू। यहाँ पर कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है, म्यू का है। अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स F डिपेंडिंग ऑन टाइम F इक्वल्स टू 80। एक फोर्स है F इक्वल्स टू 80 का इज अप्लाइड टू द प्लैंक, इज अप्लाइड टू द प्लैंक। प्लैंक पर हमने क्या किया, प्लैंक पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, और फोर्स जो है वो a इंटू टी का है, ठीक है। जहां पर a कुछ कांस्टेंट होगा, a b ये जनरली कांस्टेंट होते हैं। तो हमने एक फोर्स लगाया, टाइम वेरिंग फोर्स है जिसका वैल्यू है a इंटू टी, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर फोर्स का वैल्यू कितना था, 0 था। इज अप्लाइड टू द प्लैंक, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द प्लैंक स्टार्ट स्लाइडिंग। अब ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद ये जो प्लैंक है, कितने टाइम के बाद ये जो प्लैंक है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। ये अपने को सॉल्व करना है, बिल्कुल सही है सर। अच्छा भाई साहब, अगर मैं m1 के बारे में बात करूं, फॉर m1 m1 के बारे में अगर अपन बात करें तो m1 में देखो क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे। एक तो खुद का वेट m1g, और यहां से आएगा नॉर्मल। बिल्कुल सही सर। अब तुम m2 को जब नीचे से पुल करना स्टार्ट करोगे तो m2 की टेंडेंसी आगे भागने की है। m1 के रिस्पेक्ट में अगर m2 की टेंडेंसी देखो, m2 अगर आगे भागना चाह रहा है तो m1 क्या करेगा, पीछे भागना चाहेगा। तो m1 पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा। और अभी क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि जिसके बाद से वो स्लाइड करना स्टार्ट करे, मतलब t इक्वल्स जो अपने को टाइम फाइंड करना है उसके बाद ये स्लाइड करेगा। तो स्लाइड करने से जस्ट पहले तक जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या, मतलब अभी जो फ्रिक्शन लग रहा था जस्ट स्लाइड करने से पहले तक जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट स्लाइड करने वाला है उस समय क्या होगा, ये एफएस मैक्स हो जाएगा ना। सर नहीं आ रहा सर समझ में, ये क्या बोल रहे हो सर। अरे भाई साहब मैंने बोला हमें वो टाइम निकालना है, हमें वो टाइम निकालना है जब ये m2 वाला ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, m1 के रिस्पेक्ट में m2 वाला ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो जैसे ही वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तब जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, एफएस मैक्स होगा ना, क्योंकि एफ अप्लाइड का वैल्यू अगर एफएस मैक्स के बराबर हो गया होगा तभी तो स्लाइड करेगा। तो मैंने m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो यहाँ से मेरे को नॉर्मल का वैल्यू क्या मिल रहा है, m1g का मिल रहा है। बिल्कुल सही है सर। और एफएस मैक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, एफएस मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो म्यू टाइम्स ऑफ m1g मेरे को एफएस मैक्स का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं अगर m2 वाले ब्लॉक का, फॉर m2। ये m2 वाला ब्लॉक है अपना, क्या क्या फोर्सेस दिखेगा, सबसे पहले दिखा देंगे सर इसका वेट m2g, m2g वेट दिखा दिया। अगर m2 ने m1 को एक नॉर्मल ऊपर दिया था तो m1 क्या करेगा, इसको एक नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में देगा, और वो नॉर्मल कितना है, वो नॉर्मल है m1g के बराबर। ग्राउंड पर रखा हुआ है तो ग्राउंड इसको एक नॉर्मल लगाएगा ng ऊपर। बिल्कुल सही है सर। इस डायरेक्शन में एक अप्लाइड फोर्स है जिसका वैल्यू है F इक्वल्स टू सम कांस्टेंट A इंटू टी। ठीक है। अच्छा, अगर m1 वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे था तो m2 वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन होना चाहिए पीछे, एफएस मैक्स पीछे, ऐसा ही होना चाहिए। अब फॉर द ब्लॉक टू स्लाइड,
फॉर द ब्लॉक टू जस्ट स्लाइड करने वाला है, फॉर द ब्लॉक टू जस्ट स्लाइड अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली एफ एस मैक्स के इक्वल होना चाहिए, जस्ट ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा तो चला जाएगा, ठीक है। अब एफ अप्लाइड कितना है, अगर एफ अप्लाइड का वैल्यू देखोगे तो एफ अप्लाइड तो ए इंटू टी है सर, ए इंटू टी है, और एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना है, एफ एस मैक्स का वैल्यू हमने देखा था वो म्यू टाइम्स ऑफ एम वन इंटू जी। तो अपने को पूछा गया कि कितने टाइम के बाद वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, तो जिस टाइम पर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू म्यू एम जी के बराबर, म्यू एम वन जी के बराबर हो जाएगा उसी टाइम पर तो स्लाइड करेगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो म्यू एम वन जी अपॉन ए, इतने टाइम के बाद जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा क्या, तो कौन सा आंसर है, 14 का आंसर है ऑप्शन ए। बात समझ में आया। मैंने क्या किया भाई साहब, देखो फोर्स, वेरिएबल फोर्स F इक्वल्स टू ए इंटू टी के मैग्नीट्यूड का M2 वाले ब्लॉक पर अप्लाई करना है सच दैट M2 वाला ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, ये बोला गया है। तो M1 का अलग से LBT बनाया मैंने, तो M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल ऊपर जो M2 वाले ब्लॉक से आता है, और FS मैक्स इस डायरेक्शन में। बिल्कुल सही है सर जी, इतना समझ में आया। अब M1 वाले ब्लॉक में जब मैंने फोर्सेस दिखाया, अब ये जस्ट स्लाइड करने वाला है, स्लाइड नहीं किया है, जस्ट स्लाइड करने वाला है, तो नॉर्मल बाई डायरेक्शन इक्विलिब्रियम है। और एफ डायरेक्शन में क्या होगा, जस्ट स्लाइड करने वाले का मतलब हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चल रहा होगा, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन था वो क्या था, एफ एस मैक्स, जिसका वैल्यू म्यू एम वन जी के बराबर लिख दिया। M2 के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस लिखा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, नहीं चाहिए था वो अपने को। एक्स डायरेक्शन में अगर देखोगे तो जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो ए इंटू टी का है, और एक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स का बैकवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। अब जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है और ये जो एफ एस मैक्स है, दोनों का वैल्यू सेम होगा क्या, तो देखो ए टी को म्यू एम वन जी से इक्वेट कर दिया, इसको सॉल्व करने पर टाइम का वैल्यू आ रहा है म्यू एम वन जी अपॉन ए, तो ये मेरा आंसर है। इतने टाइम के बाद ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। ये मैंने फ्रिक्शंस के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके तुमको दिए हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस सिर्फ कुछ ही हैं, इसको तुमको मैक्सिमम करना है, इसका तुमको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो तुमको उसके लिए खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस बार शायद संडे में टेस्ट होगा, उसमें फ्रिक्शन और एनएलएम ये दो चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर से क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, फ्रिक्शंस के जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन मार्क करके भी इस बार भेज दूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। हो सके तो अपन फ्राइडे को एक लाइव लेक्चर भी ले लेंगे जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, खर्रा खाता है।